नए साल के लिए जो बजट पेश किया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने, उसमें कई अहम तथ्य पेश किए हैं। सरकार क्या आर्थिक रणनीति होगी नए वित्तीय साल में, डायरेक्ट टैक्सेशन, इनडायरेक्ट टैक्सेशन के क्षेत्र में कई अहम बदलाव, कई सुधार की बड़ी योजनाओं का भी जिक्र वित्त मंत्री ने किया। इन सब पर बात करने के लिए मेरे साथ वित्त मंत्रालय के दो वरिष्ठ अधिकारी हैं, टीवी सोमनाथन, फाइनेंस सेक्रेटरी, और तुहिन कांत पांडे, डीपीएम सेक्रेटरी। पहला सवाल आपसे, जिस प्रस्ताव की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, वो है जो नया पर्सनल इनकम टैक्स रेजिम में बदलाव का वित्त मंत्री ने ऐलान किया है। और उन्होंने ये भी कहा कि ये सरकार चाहती है कि लोग इसको गंभीरता से घटाए हैं, रिबेट बढ़ाया है, एग्जेम्पशन लिमिट बढ़ाई है। ऑब्जेक्टिव क्या है और क्यों आपको लगता है कि सरकार को, जो 2020 में आपने एक रोड मैप दिया था एक नया पर्सनल इनकम टैक्स रेजिम का, उसमें बदलाव क्यों करना पड़ा और ऑब्जेक्टिव क्या है नए वित्तीय साल में? ऑब्जेक्टिव ये है कि भारत के जो पर्सनल इनकम टैक्स सिस्टम है उसमें एक इम्प्रेशन है कि रेट्स बहुत हाई है लोगों के बीच में, कि हाँ बहुत हैवी टैक्सेशन है। लेकिन सच्चाई ये है कि एक्चुअली इफेक्टिव टैक्स रेट कम है, क्योंकि इसमें बहुत सारे छूट हैं, मतलब इसके लिए एक छूट, उसके लिए एक छूट, ऐसे। तो उससे ये डिस्टॉर्शंस पैदा होते हैं इकोनॉमी में। पीपल फील ए हाई रेट ऑफ टैक्स which affects them, but they pay a low rate of tax which affects the government. So this mismatch between जो दिखता है और जो वास्तव में है, उसको ब्रिज करके जो है वो ही दिखेगा। ये मतलब मार्जिनल टैक्स रेट को कम कर सिद्धांत के हिसाब से अच्छा है। मतलब यू शुडंट फील अ हाई टैक्स रेट व्हेन इन फैक्ट इट इज नॉट वेरी हाई। तो इसका मूल कारण जो है एग्जम्पशंस एंड डिडक्शंस है। तो ये न्यू अप्रोच ये है कि एग्जम्पशंस, डिडक्शन, स्पेशल प्रोविजंस को कम करो और जो एक्चुअल टैक्स रेट है वो वसूल करो टैक्स पेयर से। ये 20 से शुरू हुआ, लेकिन उसमें जो अरेंजमेंट था, बिकॉज द टर्म्स विच were not present, it was still attractive for majority of people to remain in the old system. तो इस साल जो हुआ है, एक तो सैलरी टैक्स पेयर के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन है, उसका नाम है डिडक्शन, लेकिन वो एक्चुअली किसी इन्वेस्टमेंट या कुछ स्पेशल काम से नहीं मिलता है। वो ये है कि सैलरीड स्टाफ को कुछ एक्सपेंसेस होते हैं काम करने के लिए, लेकिन बिजनेस में वो डिडक्टेबल एक्सपेंस होता है, सैलरी में अनडिडक्टेबल है। उसको वो देने के लिए एक स्टैंडर्ड डिडक्शन है, उसको भी इंक्लूड नहीं किया गया था 2020 में। तो ये एक फीडबैक आया कि इसको इंक्लूड करने से सैलरीड क्लास में बहुत सारे लोग इसमें आएंगे, और वो हमें लगा कि ये सही भी है कि इट इज फेयर, बिकॉज इट्स नॉट द काइंड ऑफ स्पेशल डिडक्शन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। इट्स नॉट अ स्पेशल स्कीम, इट इज एक्चुअली पार्ट ऑफ द वे ऑफ कंप्यूटिंग सैलरी इनकम। इसलिए स्टैंडर्ड डिडक्शन को इसमें अभी जोड़ दिया है। सीवीडीटी चेयरमैन ने कहा कि हमने स्वीटन किया है प्रस्तावों को, स्वीटन किया और है, हमारा लॉजिकल स्वीटनिंग है, इट्स नॉट एन अनलॉजिकल। included. Similarly, there is a feeling that since a lot of people take 2 लाख का डिडक्शन, 2.5 लाख, मतलब 1.5 लाख का डिडक्शन, 2 लाख, तो अगर ये रेट कम है लेकिन इनकम उसमें कम हो जाता है तो वो बैलेंस नहीं होता है। इसलिए इसमें अभी 7 लाख तक अगर आपका इनकम 7, इसको एडजस्ट किया है। तो फॉर अ मेजॉरिटी ऑफ पीपल आई वुड असर्ट न्यू सिस्टम बेहतर होगा। उनके लिए बेनिफिशियल है तो हमारे लिए लॉस होगा। हाँ, अगर मैं लॉस होगा, क्योंकि अगर उनके लिए बेनिफिशियल है तो हमारे लिए लॉस होगा।
हाँ, अगर मैं कहूंगा कि इसमें रेवेन्यू लॉस जीरो है तो बेनिफिट भी जीरो होगा। तो जब आपने 37,000 करोड़ का अनुमान लगाया है तो साथ में ये भी सोचा है कि कितने प्रतिशत लोग हैं जो भारत में करदाता हैं जो माइग्रेट कर सकते हैं नए फाइनेंशियल? मैं प्रिसाइज फिगर तो नहीं दूंगा, लेकिन इतना कहूंगा कि मेजॉरिटी ऑफ टैक्स पेयर्स वी एक्सपेक्ट विल माइग्रेट। मोर देन 50%? यस, आपको लगता है ये? लगता है। और आप चाहेंगे कि लोग नए प्रस्ताव को स्टडी करें अपने आकलन, अपने इनकम के हिसाब से? बिल्कुल। या तो इन सर एक सवाल आपसे डिसइन्वेस्टमेंट को लेके है जिसकी बहुत चर्चा भी हो रही है कि आपने 65,000 करोड़ का पिछले साल का टारगेट था, इस बार उसको 51,000 करोड़ किया गया है। इसके पीछे थिंकिंग क्या है? क्या आपको लगता है कि जिस तरह से इंटरनेशनल इकोनॉमी में स्लो डाउन को लेके चिंता बढ़ रही है, रफ्तार घट रही है, क्या ये एक वजह है या आपने अपने डिसइन्वेस्टमेंट के एजेंडा को नए सिरे से रिविजिट करने का फैसला किया? देखिए, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि जो डीपम है वो 3 मुद्दों पे काम करता है। एक तो डिसइन्वेस्टमेंट रिसीट्स है, दूसरा उसी की दूसरी उल्टी है कि डिविडेंड इनकम, क्योंकि सरकार को डिविडेंड से भी बहुत मिलता है सीपीएसई से। यदि आप बने रहें, बिजनेस कर रहे हैं, प्रॉफिट कर रहे हैं, तो प्रॉफिट का एक काफी बड़ा भाग गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग जितनी है उसके प्रोपोर्शन में, उसके अनुपात में गवर्नमेंट को भी मिलता है और दूसरों को भी मिलता है। और तीसरा जो है सीपीएसईज हैं वो कैपेक्स में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब जस्ट 10 लाख करोड़ की जो कैपेक्स की बात हो रही थी, उसके अलावा 3.5-4 लाख करोड़ का कैपेक्स जो है वो सीपीएसईज करते हैं, जो कि ओवर एंड अबव है अपने रिसोर्सेज से। तो यदि होलिस्टिकली जो देखा जाए कि किस तरह से जो रोल प्ले किया जा रहा है सीपीएसईज का, वो कॉम्प्रिहेंसिव दृष्टि से उसमें जैसे डिविडेंड और डिसइन्वेस्टमेंट में लगभग 1 लाख करोड़ का टारगेट, 1,05,000 करोड़ का टारगेट इस साल था और लगभग 94,000 करोड़ अगले साल का है। तो लगभग 1 लाख करोड़ की रेंज में हम लोग कर रहे हैं। और जो एक्सपीरियंस हमें हुआ है कि एक तो उसमें हमारी जो बैंडविड्थ कितनी है, उसमें मार्केट सिचुएशन कैसी है, उसमें जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं उनका भी देखना होता है, और उसके बाद हमारे प्रोसेस में जो टाइम लगता है, इन सबको देखते हुए एक व्यवहारिक दृष्टि से ये टारगेट रखे गए। ओके, व्यवहारिक दृष्टि से। एक सवाल था सोशल सेक्टर स्कीम्स को लेके। कोविड के दौरान हमने देखा कि आपने जितनी भी महत्वपूर्ण सोशल सेक्टर स्कीम्स थी, मनरेगा जिस पर हमने काफ़ी रिपोर्ट किया है, ग्राउंड रिपोर्ट किया है, उसका एलोकेशन बहुत ज़्यादा बढ़ाया गया था, विशेषकर 2020 में। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए भी बहुत बड़ा जंप इस बार किया गया है, लेकिन मनरेगा का एलोकेशन घटाया गया है। इसके पीछे वजह क्या है? 3 कारण है। पहला ये कि मनरेगा एक गवर्नमेंट स्कीम नहीं है, एक सेफ्टी नेट है। मतलब जिसको नॉर्मल मेथड्स में काम नहीं मिल रहा है वो मनरेगा में आके काम कर सकता है। तो ये एक डिमांड बेस्ड स्कीम है। जो लेवल ऑफ डिमांड 2020 में था वो 21 में नहीं था, जो 21 में नहीं था वो 22 में नहीं है। और अब इकोनॉमी के ग्रोथ का रफ्तार बढ़ रहा है। एक दूसरा, ऑल्टरनेटिव स्कीम्स इन रूरल एरियाज जैसे आवास योजना, जल जीवन मिशन, ये भी एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग स्कीम्स है। ये सब डिसेंट्रलाइज्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर स्कीम्स हैं जहां अनस्किल्ड लेबर लोकली यूज होता है। तो इन स्कीम्स के बजट प्रोविजंस बहुत बड़े मात्रा में बढ़ा दिया है हमने। तो इस वजह से भी डिमांड का रिडक्शन होने का संभावना है। तो वी एस्टिमेट दैट द एक्चुअल लेवल ऑफ जेन्युइन डिमांड फॉर मनरेगा इज लाइकली टू डिक्लाइन इन द कमिंग ईयर। ये एक बात। लेकिन अगर एक्चुअल लेवल ऑफ डिमांड बढ़ता है तो एज वी हैव डन इन द पास्ट, इट कैन ऑलवेज बी ऑगमेंटेड ड्यूरिंग द ईयर, बिकॉज दिस इज अ डिमांड बेस्ड स्कीम. इट्स नॉट अ स्कीम वेयर देयर इज अ आउटपुट टारगेट टू बिल्ड so many houses or so many roads for which we can plan in advance. We have to anticipate what level of demand may arise. We feel this is a reasonable estimate in the present circumstances. क्योंकि डिमांड बेस्ड स्कीम है, देश में कानून है और सबके पास काम मांगने का अधिकार है. तो जो लोग रजिस्टर्ड लोग हैं वो अगर काम मांगते हैं तो आप तैयार हैं. बहुत ज्यादा एलोकेशन करना पड़ सकता है. हमारा अनुमान है कि वो डिमांड कम होगा, क्योंकि इकोनॉमी बेटर स्थिति में. ओके, कुछ चीजें हैं जिसका बहुत जिक्र होता था आमतौर पर बजट में, जैसे गंगा की सफाई के लिए एक नया रोड मैप, एक रिवर क्लीनिंग के लिए इट इज इन द डिटेल्ड एस्टिमेट्स. नमामि गंगे मिशन हैज आल्सो रिसीव्ड. वो हम क्योंकि वाटर रिसोर्सेज, ड्रिंकिंग वाटर ऐसे हेड्स में होते हैं, लेकिन नमामि गंगे मिशन के लिए भी खूब प्रावधान है.
उसमें बजट में है। और फूड सब्सिडी के लिए भी 1,97,000 करोड़ है। पिछले साल 2,81,000 करोड़ के हाँ, करीब था। यस जी, सो ये जो आपने मर्ज किया है इसकी वजह से आपने घटाया, बिल्कुल। वो एक कारण है। और एक सवाल था कि महंगाई का जिक्र नहीं है, ये दोनों से मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। 2022 में सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती थी। हमने देखा कि आरबीआई गवर्नर ने आउट ऑफ टर्न मीटिंग्स भी की, बोर्ड की, बहुत स्तर पे कोशिश की गई। महंगाई का अभी भी ग्रामीण स्तर में, इलाकों में, ग्रामीण भारत में जो महंगाई दर है वो 6.05% है दिसंबर में, जो स्टैटिस्टिक्स मिनिस्ट्री का है। ओवरऑल इट हैज कम डाउन बिलो 6, बट तो महंगाई को लेके क्या प्रोजेक्शंस हैं, क्योंकि अनिश्चितता है इकोनॉमिक सर्वे में। बिल्कुल नहीं, ये 2016 के बाद हमारे देश में जो इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट है महंगाई के बारे में, ये है कि इसका प्राइमरी जिम्मेदारी रिजर्व बैंक के पास है। दैट ऑटोनॉमी हैज बीन गिवन टू द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी टू टेक डिसीजंस टू कंट्रोल इन्फ्लेशन विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट उसमें मेंबर भी नहीं है एमपीसी में, द गवर्नमेंट इज केप्ट आउट ऑफ द प्रोसेस, वो डेलिबरेट है। तो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज विथ आरबीआई एंड दे आर डिस्चार्जिंग दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे हैव डन इट सक्सेसफुली, रेट्स आर कमिंग डाउन। लेकिन हमारा जो सपोर्टिंग रोल है वो हम प्ले करते हैं और करते रहे हैं। और अभी रिसेंटली हमने व्हीट स्टॉक से एक रिलीज किया 2-3 दिन पहले, और कभी कभी इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी को हम एडजस्ट करते हैं। तो हमारा सपोर्टिंग रोल निभाने के लिए हम तैयार हैं। जैसे नेसेसिटी आता है वैसे हम supporting role, but as I said, we don't speak much about inflation in the budget because that responsibility has deliberately been given to the RBI, and that autonomy under the new inflation targeting system, it is expected to be handled autonomously by the RBI. इसलिए आपने मेंशन नहीं किया। एक आखिरी सवाल तो इन सर की, इस साल के लिए जो आपने एक लंबी लिस्ट में देख रहा था CPSEs का, जिस पर काम चल रहा है अभी, शिपिंग कॉर्पोरेशन, कंटेनर कॉर्पोरेशन, IDBI, NMDC, इस साल के लिए जो आपने अपने टारगेट्स तय किए थे उसके आप कितने करीब पहुंचे हैं इस फाइनेंशियल ईयर? नहीं, अब देखिए वही मार्केट की स्थिति होती है। और जब आप एक एक्सपेक्ट करते हैं कि जैसे LIC IPO की बात है, जब पहले ये था कि 5% तक का सेल आएगा, लेकिन जिस हिसाब से मार्केट का सिचुएशन आई तो वो 3.5% पे हमें करना पड़ा। तो जब भी कोई एस्टिमेट किया जाता है इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, वो ये डिसइन्वेस्टमेंट, चूंकि हर चीज मार्केट लिंक्ड है, क्योंकि इसमें ऑटोनोमसली यदि हम कुछ भी करेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि एक बिडर चाहिए, खरीदने वाला भी चाहिए, वैल्यूएशन भी चाहिए। तो ये सब देखते हुए एक ये टेंटेटिव टारगेट्स होते हैं और उनकी कोशिश होती है। और जैसे मैंने बताया कि बैंडविड्थ है, मार्केट है, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स एंड प्रोसेस है, इन सभी का चारों के सम्मिश्रण से यदि अनुकूल परिस्थिति बनती है तो हम ज्यादा टारगेट के करीब जा सकते हैं। लेकिन प्रक्रिया जारी है, और मेन चीज ये है कि इसको हम रिफॉर्म दृष्टि से भी देखते हैं डिसइन्वेस्टमेंट को। जैसे एक उदाहरण दूंगा आपको नीलाचल इस्पात निगम का। नीलाचल इस्पात निगम 2 साल से बंद पड़ी हुई थी, लेकिन जब डिसइन्वेस्टमेंट के तुरंत बाद, एक तो डिसइन्वेस्टमेंट जब किया गया, प्राइवेटाइजेशन किया गया, सारे के सारे लोगों को, बैंक को पैसा मिला। सबसे पहले तो वर्कर्स को उनका जो 350 करोड़ जो पुराना था वो मिला, उनके PF ड्यूज मिले, ऑपरेशनल क्रेडिटर्स को मिला, बैंकों को मिला, उसके बाद प्रमोटर्स को भी मिला। तो ये सब देखते हुए, और सबसे बड़ी बात है कि 3 महीने में वो ब्लास्ट फर्नेस चालू हो गई, वहां पे हजारों काम कर रहे हैं, कैपेक्स बढ़ने लग गया। तो बल्कि डिसइन्वेस्टमेंट रिसीट्स की दृष्टि से देखा, चूंकि सरकार में उसकी भागीदारी डायरेक्टली नहीं थी, हमने सिर्फ मदद की उसको डिसइन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन उसको हमको तो कुछ नहीं मिला। लेकिन वहां पे एक लगभग 8 से 10 बिलियन डॉलर का कैपेक्स जो है इस डेकेड में होगा। तो ये दृष्टि से भी हम देखते हैं कि बहुत सारी चीजें इकोनॉमिक लॉजिक में ज्यादा ठीक बैठती हैं, चाहे वो फिस्कल में वो ज्यादा मायने नहीं रखती। उसी तरह से पैसे की बचत, जैसे एयर इंडिया का डिसइन्वेस्टमेंट है, आपने मतलब 20 करोड़ के पर डे के हिसाब से सरकार की सेविंग हुई। सो अब वो ये नहीं है कि सरकार को बहुत पैसा उसमें मिला, बल्कि पैसा बचा फ्यूचर का, तो टैक्स पेयर को उसमें कम भार पड़ा। तो डिसइन्वेस्टमेंट के ये आयाम हैं।
और उसमें जो चलती हुई संस्थाएं हैं वो भी प्रॉफिटेबली चलें और डिविडेंड दें, दूसरा वो भी महत्वपूर्ण पहलू है जी। ताकि इकोनॉमी में ग्रोथ की संभावनाएं पैदा हो। आप दोनों हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।